हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्टेट एकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम राजस्थान पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे थे। उस सीरीज के अंदर अब हम राजस्थान का जो हाई कोर्ट है यहाँ तक पहुँच गए हैं। और राजस्थान के हाई कोर्ट की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी वर्ष आपके क्या है 29 अगस्त 2024 को आपके 75 वर्ष पूर्ण हुए। कितने? 75 वर्ष आपका प्लेटिनम जुबली है। इस बार आपके मोदी जी भी जोधपुर आके गए हैं 25 अगस्त को, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की मुझे संभावना लगती है, आपको भी लग रही होगी। तो सारी डिटेल में एनालिसिस करेंगे आपके जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हाई कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला तो हम दूसरी सीरीज में पढ़ने वाले हैं। हाई कोर्ट से संबंधित सारी जानकारी आपके जीरो से आपके सीकर तक की जितनी जानकारी होती है वो सारी जानकारी मैं अच्छे से बताऊंगा। साथ ही आरपीएससी क्या सोचती है, सोचने का मतलब आरपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। तो आइए अपने दोस्तों के साथ एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और पहले कंटेंट के ऊपर देखते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं क्या लिखा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में। जब आजादी यानी हमारा जो भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय राजस्थान में कितनी 19 रियासतें और आपके 3 ठिकाने हुए। राजस्थान का एकीकरण आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो 19 तो रियासतें थी और आपके 5 ठिकाने थे। क्या थे? 5 ठिकाने थे। तो आपको राजस्थान के बारे में और भी चीजें क्या याद रखनी है कि राजस्थान के अंतर्गत 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर में हुआ करता था। कहां पे था? आप कहेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या है? अजमेर मेरवाड़ा था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। इनमें अधिकांश आपके देशी रियासतों ने क्या किया? ब्रिटिश मॉडल था उसको अपनाया था। किसको? आप कहेंगे ब्रिटिश मॉडल की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर ली थी। और जब हम आजाद हुए थे उस समय हमारे 5 रियासत, कितनी रियासत? 5 रियासत के अंतर्गत आपके उच्च न्यायालय हुआ करते थे। कौन कौन सी रियासत है? एक आपकी देखो जयपुर रियासत है, दूसरी आपकी जोधपुर रियासत है, तीसरी आपकी बीकानेर रियासत है, चौथा आपका उदयपुर है और पांचवा आपका कौन सा है? अलवर रियासत। कहने का मतलब है कि हमारे 19 आपके क्या रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इनमें से आपके आजाद हम हुए थे 1947 के अंतर्गत। तब हमारे राजस्थान के अंतर्गत आपके कितने हाईकोर्ट हुआ करते थे? 5 रियासतों में हुआ करते थे। एक आपका जयपुर में था, एक आपका जोधपुर में था, एक आपका बीकानेर में था, एक आपका उदयपुर में था और एक आपका कहां पे था? आप कहेंगे अलवर के अंतर्गत था। इनको याद रख लीजिएगा। 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे जिनमें आपके 20 न्यायाधीश आपके क्या है? काम करते थे। तो आपको पहला प्रश्न तो यह बन सकता था कि आजादी के समय राजस्थान के अंतर्गत 19 रियासतें, आपके 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। उनमें से कितनी रियासतों के अंदर आपके क्या है? उच्च न्यायालय कार्यरत थे? 4, 5, 6, 7 ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखिएगा 5। आगे चलते हैं बी आर पटेल समिति। कौन सी समिति? ये जो बी आर पटेल समिति है इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां पे प्रश्न बनने की संभावना है। याद रखिएगा बी आर पटेल समिति क्या कह रहा है कि वृहद राजस्थान के गठन से पूर्व, कौन सा वृहद राजस्थान है, इसके गठन से पूर्व भारत सरकार ने राजस्थान की राजधानी और उच्च न्यायालय कहां पे स्थापित करना है, इसको कहां कहां पे आपका स्थापित करना है, इसके लिए एक कमेटी गठित की जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे? बी आर पटेल थे। यानी स्थापना के क्रम में सुझाव देने के लिए एक आपके समिति का गठन किया गया था। आपका जो वृहद राजस्थान है, वृहद राजस्थान कब आपका? वृहद राजस्थान आपका 30 मार्च 1949 के अंतर्गत जब वृहद राजस्थान बना था उसके उस समय आपके क्या क्या कहा गया कि राजस्थान के अंतर्गत राजधानी किसको रखें और आपके क्या है? उच्च न्यायालय किसको रखें। यानी उच्च न्यायालय आपका जोधपुर को दें या जयपुर को दें, राजधानी अजमेर को बनाए, वो सारा कंफ्यूजन था। तो इसके सुझाव के लिए कमेटी बनाई और वो कमेटी आपके किसकी? बी आर पटेल आपके क्या है? उनके नेतृत्व में थी। तो कमेटी की अध्यक्षता बी आर पटेल साहब ने की थी। इसके 2 मेंबर थे, नाम भी पूछे जा सकते हैं। एक आपका कर्नल टीसी पुरी, एक आपका एसपी सिन्हा। एक आपके कौन है? कर्नल टीसी पुरी, एक आपके एसपी सिन्हा है। याद रखिएगा कमेटी के बारे में, कमेटी पूछी जा सकती है। बी आर पटेल, टीसी पुरी और पी सिन्हा, इसको याद रखिएगा। इसने आपके कब दिया था? आप कहेंगे 27 मार्च 1949 को रिपोर्ट दी और जयपुर को तो आपके क्या है? राजधानी के तौर पे स्वीकार किया और जोधपुर को आपके क्या है? उच्च न्यायालय के तौर पे, जोधपुर में आपके क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना का क्या दिया है? सुझाव दिया है। इसको याद रखिएगा। क्योंकि वृहद राजस्थान का निर्माण कब हो जाता है? आपका 30 मार्च 1949 को होता है। तो कमेटी तो पहले बनाई। अब ये कमेटी बनाई तो कमेटी कौन के नेतृत्व में थी? आप कहेंगे बी आर पटेल साहब के नेतृत्व में थी। एक इसके आपके कौन? पी सिन्हा साहब मेंबर थे और दूसरे आपके मेंबर थे कर्नल आर पटेल। बी आर पटेल आपके कौन थे? आप कहेंगे बी आर पटेल थे। इनको याद रखिएगा। बी आर पटेल आपके क्या है? अध्यक्ष थे। और टीसी पुरी आपके कर्नल, कर्नल टीसी पुरी और आपका पी सिन्हा, पी सिन्हा और टीसी पुरी आपके क्या मेंबर थे? बी आर पटेल आपके क्या थे?
थे? आप कहेंगे इस समिति के अध्यक्ष थे। इनको याद रख लीजिएगा, जयपुर इनको बोला राजधानी और जोधपुर को बोला हाईकोर्ट रखिएगा। अब राजस्थान के उच्च न्यायालय की बात आती है तो कब उच्च न्यायालय की स्थापना होती है? उस समय आपके 11 न्यायाधीश आपके क्या है लगाए जाते हैं। कितने? 11 न्यायाधीश है। इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का अध्यादेश आता है 1949 के द्वारा जोधपुर में, क्योंकि बी आर पटेल समिति ने कहां पे बताया? जोधपुर में बताया था कि जोधपुर में राजस्थान का आपके क्या है उच्च न्यायालय स्थापित किया गया तथा रजवाड़ों के पूर्ववर्ती 5 जो उच्च न्यायालय थे, कौन कौन से? जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, उदयपुर था और अलवर था। इनको आपके समाप्त कर दिया गया, उनका आपका निरसन कर दिया गया। उच्च न्यायालय समाप्त कर तत्कालीन राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय थे। कौन? सवाई मानसिंह द्वितीय थे। ये डेट याद रख लेना भाई, ये डेट आपके कौन सा? 29 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949। अब 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 75 वर्ष आपके क्या है पूर्ण हो गए हैं। इस चीज को याद रखिएगा, 75 ईयर आपके क्या है कंप्लीट हुए हैं, इसलिए प्रश्न आ सकता है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। किसका किया? राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। किसको बनाया गया भाई? उस समय आपके न्यायमूर्ति आपके कमलकांत वर्मा को क्या बनाया गया? कमलकांत वर्मा को उच्च आपका मुख्य न्यायाधीश बनाया तथा 11 अन्य न्यायाधीशों ने आपके क्या है शपथ ली थी। कितने? 11 अन्य न्यायाधीश और कमलकांत वर्मा आपके क्या है चीफ जस्टिस बनते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। कब बनते हैं? 29 अगस्त आपका 1949 को बनते हैं। स्वयं मान सिंह आपके द्वितीय थे, उस समय राज प्रमुख थे, वो उन्होंने शपथ दिलवाई थी और अध्यादेश लेके आए और उस अध्यादेश के माध्यम से कमलकांत वर्मा को आपके सीजेआई आपका क्या चीफ जस्टिस आपके बनाते हैं, सीजे बनाते हैं राजस्थान हाईकोर्ट का। और 11 अन्य न्यायाधीश हैं उनको आपके क्या बनाते हैं? 11 अन्य न्यायाधीशों को आपके क्या न्यायाधीश बना देते हैं। जैसे जयपुर से 2 होंगे, जोधपुर से 2 होंगे, आपका उदयपुर है वहां से 2 होंगे, कोटा से 1 होंगे, तो उनके बारे में हम देखते हैं। बीकानेर से 1 होंगे। तो इनका पूछा जाता है ये कहां से हैं? जोधपुर मैंने कोष्टक में लिख रखा है, इससे प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा क्या है? न्यायमूर्ति नवल किशोर आपके जो किशोर है यानी न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर है, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर आपके जोधपुर के हैं। न्यायमूर्ति अमर सिंह जसोल आपके कहां के? जोधपुर के रहने वाले हैं। कंवर लाल आपका बापना कहां के रहने वाले थे? न्यायमूर्ति ये जयपुर के रहने वाले थे। और इसके बाद में आपके मोहम्मद इब्राहिम, कौन है? मोहम्मद इब्राहिम, ये भी आपके जयपुर से थे। जवान सिंह राणावत आपके कहां से? उदयपुर से हैं। जवान सिंह राणावत का प्रश्न पूछा हुआ है कि आपके क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे क्या है जवान सिंह राणावत के आगे उन्होंने कोटा लिख दिया था, वो ऑप्शन आपका गलत था। यहाँ से प्रश्न पूछा है, आपको लग रहा होगा कि ये नाम याद करने पड़ेंगे, राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत आपको रटने पड़ेंगे भाई, तभी काम बनेगा। बिना आपके पढ़े हुए समझे हुए नहीं काम बनने वाला है। फिर आपके क्या है शार्दुल सिंह मेहता आपके उदयपुर के थे। दुर्गा शंकर दवे आपके बूंदी के रहने वाले। त्रिलोचन दत्ता आपके कहां के? बीकानेर के रहने वाले हैं। आनंद नारायण कोहली आपके अलवर के हैं। और आपके के शर्मा कहां के? के शर्मा तो आपके भरतपुर के हैं। और क्षेमचंद्र गुप्ता आपके कोटा के हैं। कहां के? क्षेमचंद्र गुप्ता कोटा के। यहां से एक तो प्रश्न इनसे बन सकता है कौन सा जोड़ा गलत है। दूसरा ये बन सकता है कि आपके 29 अगस्त 1949 को जो आपके 11 न्यायाधीश नियुक्त किए थे उनमें से कितने आपके क्या है कितने जिलों से 2-2 न्यायाधीश थे? तो आपको 3 याद रखना, जयपुर को, फिर आपका उदयपुर को और एक आपका कौन सा है? जोधपुर है, याद रखना। ये 3 जिले थे जहां से आपके क्या है 2-2 न्यायाधीश थे। कितने? 2-2 न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब आपके क्या है राज्य पुनर्गठन आपका अधिनियम आता है 1956 के अंतर्गत। कौन सा? फजल अली आयोग की स्थापना आपके राज्य पुनर्गठन के लिए की जाती है 1953 के अंतर्गत। ये आपके रिपोर्ट देते हैं कब? 1956 के अंतर्गत रिपोर्ट देते हैं और 1 नवंबर को ये अध्यादेश पारित किया जाता है। आपके क्या है अधिनियम पारित किया जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 पारित कर लेते हैं। तो यहां 1 नवंबर 1956 को आपका 7वां संविधान संशोधन होता है, वहां से चेंजेज होगा। अब हम देखते हैं इस अधिनियम कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस अधिनियम के द्वारा 20 श्रेणी के राज्य, क्योंकि उस समय राज्यों को आपके क्या है 4 भागों में बांटा था, क ख ग ग के अंतर्गत बांटा था। उस समय राजस्थान आपके कौन सा है? आप कहेंगे राजस्थान आपके 20 श्रेणी के राज्यों में था कि उच्च न्यायालयों का आपके क्या है समाप्त किया गया और इसी अधिनियम की धारा 49 के तहत नए उच्च न्यायालयों का आपके क्या है गठन किया गया। क्यों?
इसके अंतर्गत बताया गया कि भाई आपके क्या है न्यायाधीशों के लिए क्या चीज होनी चाहिए, उनकी योग्यता नहीं थी, तो उन न्यायाधीश जो 11 नियुक्त किए थे ना, उनमें से कुछ लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये आपके क्या 1956 को आपके क्या है अधिनियम की धारा आपका 49 के तहत नए उच्च न्यायालय गठन हुए। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान उच्च न्यायालय का आपके क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। क्या है, पुनर्गठन किया गया। और राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति कैलाश वांचू को, न्यायमूर्ति कौन है, कैलाश वांचू को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। पहले कौन है, कमलकांत वर्मा जी थे आपके 29 अगस्त 1949 को। और 1 नवंबर 1956 को कौन, आप कहेंगे कैलाश वांचू। कौन है, कैलाश वांचू को आपके नियुक्त किया, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आपके उच्च न्यायालयों का भी आपके क्या है पुनर्गठन किया गया। कौन सी धारा, धारा आपका 49 के तहत किया गया। चलते हैं आगे। फिर आपके क्या है राज्य पुनर्गठन आपका क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, तो इसके बाद में एक कमेटी और बनाई जाती है। क्या है, एक कमेटी और बनाई जाती है आपका, कौन सा है, पी सत्यनारायण, आप कहेंगे पी सत्यनारायण राव समिति बनती है। यह 11 जुलाई आपके क्या है 1957 को इसका गठन होता है। 1957 को गठन किसका होता है, सत्यनारायण राव समिति का। इसकी अध्यक्षता पी सत्यनारायण राव है और वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता आपके क्या है, वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता इसके मेंबर होते हैं। पहली बी आर पटेल समिति थी, कौन सी, बी आर पटेल समिति, कर्नल साहब उसके मेंबर थे। दूसरा आपके क्या है एसपी एसपी आपके क्या है सिन्हा जी उसके मेंबर थे। दूसरी कमेटी आ गई सत्यनारायण राव समिति, जिसमें आपके वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता साहब इसके क्या है मेंबर होते हैं। तो इसने रिपोर्ट दी 26 फरवरी 1958 को, रिपोर्ट देते हुए कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहे। ये ने कहा कि राजस्थान की राजधानी कौन सी होनी चाहिए, जयपुर होनी चाहिए। और जोधपुर में आपके क्या है उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ होनी चाहिए, उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ आपके क्या है जोधपुरी रहे, किंतु जयपुर पीठ समाप्त कर दी जाए। क्या है, समाप्त कर दो। जो जयपुर पीठ थी उसको समाप्त कब किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त किया जाता है। और फिर राष्ट्रपति आपका आदेश देते हैं, और राष्ट्रपति के आदेश के बाद 31 जनवरी 1977 को आपके जयपुर पीठ की आपके क्या है वापस बेंच होती है जयपुर वाली, उसकी स्थापना वापस की जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपके क्या 26 फरवरी 1958 रिपोर्ट देता है पी सत्यनारायण राव समिति, और कहती है कि राजधानी तो जयपुर रहनी चाहिए और उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर रहना चाहिए, लेकिन जो जयपुर में आपके एक पीठ स्थापित की थी उच्च न्यायालय की, उसको समाप्त कर दिया जाए। और इस समिति के कहने की वजह से 1958 में कब समाप्त कर दिया गया, आप कहेंगे 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है इसको समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा हुआ है, कब समाप्त किया, 1958 में किया। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने आपके क्या है राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश कब दिया वापस, आप कहेंगे 8 दिसंबर आपका 1976 में दिया था, 1976 के अंतर्गत आदेश दिया। और 31 जनवरी 1977 से ये आपके क्या है जयपुर पीठ ने कार्य करना शुरू कर दिया। जयपुर पीठ ने क्या है कार्य करना शुरू कर दिया, याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात है। देखो अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूं। भाई प्रश्न ऐसे सोचा जाता है, देखो किस कमेटी की सिफारिश पे आपका समाप्त किया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की। कब किया गया, 1958 में किया गया। फिर आएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा इतने इतने के तहत आपके जयपुर पीठ की वापस स्थापना किसके द्वारा की गई, राज्यपाल के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो आप सोचेंगे कि अधिनियम है तो संसद है, नहीं भाई, आदेश किसने जारी किया था, तो आप कहेंगे आदेश आपके राष्ट्रपति महोदय ने जारी किया। यहां से क्लियरिटी होनी चाहिए किसके द्वारा, मैंने बता दिया कि इसका देखो ये राष्ट्रपति यहां लिखा हुआ, राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की जो स्थापना को जो आदेश है कब जारी होता है, तो आदेश की डेट भी पूछी जा सकती है, 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1976 को आदेश जारी होता है। और 31 जनवरी 1977 को आपके क्या है जयपुर पीठ की वापस स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है, जयपुर पीठ की वापस स्थापना हो जाती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। चलते हैं आगे। अब आता है आपके क्या है क्षेत्राधिकार क्या है। ये जैसे राजस्थान का जो हाईकोर्ट है, इस राजस्थान के हाईकोर्ट के अंदर आपके क्या है आपके जयपुर पीठ है, और एक आपके मुख्य पीठ कहां पे है, जोधपुर के अंतर्गत है। और राजस्थान के आपके जो 33 जिले हैं, क्योंकि अभी आपके 50 जिले बने हैं, लेकिन मैंने हाईकोर्ट के अंतर्गत कुछ लोग काम करते हैं, वहां से मैंने पूछा तो बोला कि अभी हमारा जो कार्य आदेश है, जो क्षेत्राधिकार है, वो आपके क्या है 33 जिलों का ही है। चाहे आपके जैसे कुचामन वाले का मेरे को एग्जाम्पल देके बताया था कि जैसे कुचामन डीडवाना है
वहां पे यदि कोई आदेश होता है तो हम तो आपके मेड़ता वाला जो नागौर में है आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज है वहां बैठते हैं, उन्हीं को हम आदेश देते हैं। फिर आपका जैसे बालोतरा का उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि बाड़मेर और बालोतरा अलग हो गए हैं, लेकिन बालोतरा में ही आपके बाड़मेर का जिला न्यायालय है, इसलिए बालोतरा को ही हम आदेश देते हैं वो सारी चीजों का। तो बोला हमारे नजरों में अभी आपके क्या 33 जिले ही हैं आपके हाईकोर्ट की नजर के अंतर्गत, वो क्षेत्राधिकार के बारे में देखते। मैं आपको क्लियरिटी दे दूं क्योंकि आप कमेंट करके पूछेंगे सर अब तो 50 जिले बन गए हैं, अब क्या करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट के अंतर्गत अभी तक ये आपके जो 33 जिले हैं उन्हीं के आपके जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, आपको ये याद रखना है भाई। आपसे पूछा जा सकता है कितने जिले आपके जोधपुर पीठ के मुख्य पीठ में आते हैं, तो 19 आते हैं, और आपके जयपुर पीठ में कितने आते हैं, तो 17 आते हैं, वो आपको याद कर लेना है। तो आपके क्या है क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार में राजस्थान में आपके कुल 36 जिला न्यायालय हैं। आप कहेंगे सर जिले तो आपके कितने हैं, 33 है, लेकिन 36 कहते हैं। आपने देखा होगा कि जयपुर है, जयपुर में आपके 3 हैं, एक आपका जयपुर जिले का है, दूसरा आपका जयपुर महानगर फर्स्ट का है आपका जिला न्यायालय, तीसरा आपका कौन सा है, जयपुर महानगर सेकंड का आपका क्या है, जिला न्यायालय। इसी प्रकार से जोधपुर में भी है आपका जोधपुर महानगर का एक आपका जिला न्यायालय है और एक आपका जोधपुर का जिला न्यायालय है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो इसलिए 36 हो गए हैं, कितने 3 बढ़ गए ना, क्योंकि 2 जयपुर में बढ़ गया, एक आपका जोधपुर में बढ़ गया, इसलिए आपके क्या 36 हो गए हैं। क्या लिखा है कि जोधपुर में आपके 2 हो गए, एक तो जिले वाला एक महानगर वाला, और जयपुर में आपके 3 जिला न्यायालय है, यानी एक जयपुर जिले का और 2 आपके कहां है, महानगर जो जयपुर सिटी है उसका महानगर फर्स्ट और महानगर सेकंड आपके क्या है, कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये ऑफिस मिलेंगे। फिर आपके क्या है, इसमें 19 जिला न्यायालय तो आपके जोधपुर की मुख्य पीठ में, और 17 जिला न्यायालय आपके क्या है, जयपुर की खंडपीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये पूछा जा सकता है। फिर आपके बाड़मेर और नागौर जिले के जो जिला न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है, बाड़मेर का तो है बालोतरा के अंतर्गत, और आपके नागौर का कहां है, मेड़ता के अंतर्गत है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को आपको क्या है, याद रखते हुए चलना है। चलते हैं आगे। आगे क्या है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आपके क्या है, जिले हैं। तो आपके क्या है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आपके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से मैं बता देता हूं। ये आपका जोधपुर है, जोधपुर में देखो बांसवाड़ा है एक, बालोतरा बाड़मेर जो मैंने बता दिया अभी, भीलवाड़ा है, फिर आपका बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, चूरू है, डूंगरपुर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, और जैसलमेर है, नीचे यहाँ पे जैसलमेर दे रखा है। फिर आपका जालोर है, जोधपुर जिला है, ये देखो जोधपुर आपका महानगर, ये आपके क्या दे रखा है, जोधपुर महानगर, क्योंकि हमने देखा था कि जोधपुर में 2 है। फिर आपका राजसमंद है, पाली है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, उदयपुर है, मेड़ता नागौर है, क्योंकि आपके नागौर का जो जिला न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मेड़ता में है। तो आपके जोधपुर वाले में तो कितने आते हैं, 19 आपके जिला न्यायालय आते हैं। यहाँ जयपुर का है, अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 आपका कौन सा 12 है, जयपुर जिला है। जयपुर महानगर आपका फर्स्ट है, जयपुर महानगर आपका सेकेंड है, करौली है, सीकर है, टोंक है, दौसा है, कौन सा दौसा है, झुंझुनू है, सवाई माधोपुर है। तो आपका जो खंडपीठ है जयपुर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कितने जिला न्यायालय हैं, तो आप कहेंगे 17 जिला न्यायालय हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तो आपके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में भी हमने देख लिया कि कौन सा क्षेत्राधिकार है, नए जिले बन गए हैं। तो आप कृपया करके इनको, आपको क्या है, हाईकोर्ट के संबंध में अभी आपको 33 जिले और जयपुर का आपके 2 आपका फर्स्ट और सेकंड महानगर और जोधपुर का 1 महानगर इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब आपके हाईकोर्ट से संबंधित आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान कहां है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 है, इसके अंतर्गत आपके क्या है, हाईकोर्ट को शामिल किया गया है। आर्टिकल 214 से आपके कितना है, आर्टिकल 214 से 231 है। देखो एक मैं छोटी सी चीज बताता हूं यहाँ पे साइड में आपको देखना। देखो आर्टिकल 123 है ना, ये आपके राष्ट्रपति का क्या है, अध्यादेश है। एक बार मैं समझना, राष्ट्रपति का क्या है, अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ऐसे थोड़ा याद कर लेना, राष्ट्रपति का अध्यादेश है आर्टिकल 123 के तहत। अब देखो 2 को आगे लाओ और 1 को बीच में ले जाओ, 3 को एक ही जगह रखो, तो ये आपके क्या, राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई, आप कहेंगे राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा, राज्यपाल का आपका अध्यादेश हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपको पता है कि आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा, आप कहेंगे ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो मेरे दोस्त 2 को आगे लाओ और 1 को पीछे ले जाओ, 214 आर्टिकल आपका किसका बन जाता है, आप कहेंगे हाई कोर्ट का बन जाता है। किसका, हाई कोर्ट का। ये तो मैंने ऐसे ही बताया था कि आपको, ताकि कुछ चीजें याद रह जाए, कैसे ही करके आपको जोड़ तोड़ के याद करना है। तो आपके क्या है, संविधान का भाग आपका 6,
संविधान का कौन सा भाग? आप कहेंगे संविधान के भाग 6 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की बात है। आर्टिकल आपके 214 से 231 के मध्य किसकी बात है? आप कहेंगे आर्टिकल 214 से 231 के मध्य हाईकोर्ट की वकालत की गई है। तक राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों का आपके क्या है, उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद आपके एक नजर में आर्टिकल 214 क्या कहता है कि आपके राज्यों के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 कहता है कि राज्यों के लिए क्या होगा भाई? उच्च न्यायालय होगा। याद रखिएगा, राज्यों के लिए क्या है? हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर आपके क्या है? आर्टिकल 215 है, ये कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय के रूप में आपके क्या है? होना। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कैसे? जिसने किसी ने आदेश दिया है तो वो आपके इनसे नीचे अधीनस्थ आपके न्यायालय है उनको मानने पड़ेंगे, वो अभिलेख के रूप में, वो रिकॉर्ड के रूप में आपके रखे जाते हैं। फिर आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का आपका गठन की बात है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद के लिए शर्तें कौन सी है उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में आपके क्या है? लागू होने की वकालत आपके आर्टिकल 218 के अंतर्गत है। फिर आर्टिकल आपके 219 है। आर्टिकल 219 के अंतर्गत कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा आपके शपथ ली जाती है और वो शपथ आपके कौन? राज्यपाल के द्वारा आपके क्या है? शपथ दिलवाई जाती है। फिर आपके क्या आ गया? आर्टिकल 220 है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर आपके क्या है? प्रतिबंध है। 220 के अंतर्गत कोई आपके न्यायाधीश रह गया और न्यायाधीश रहने के बाद में वो सोचे कि भाई मैं जाके क्या है, आपके गांव के अंदर मुंसिफ कोर्ट होता है, आपके शहरों के अंतर्गत मैं मुंसिफ कोर्ट में जाके वकालत करूंगा, तो वो वकालत नहीं कर पाएंगे। या आपके जिला न्यायालय में भी वकालत नहीं, चाहे हाई कोर्ट हो वहां पे भी वकालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो वकालत नहीं कर पाएंगे। मतलब आप न्यायाधीश रह गए हो, उसके बाद में आप क्या है? उस पोस्ट पे नहीं आ सकते हो, विधि व्यवसाय का कार्य नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 221 क्या कहता है? न्यायाधीशों के वेतन की वकालत करता है कि आपको कितना वेतन दिया जाएगा। आपके क्या है? चीफ जस्टिस को 2.5 लाख देंगे तो आपके क्या है? अन्य न्यायाधीश को 2 लाख, आपके 2.5 लाख है तो इनको 2,25,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर आपके क्या? आर्टिकल 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे आपके न्यायालय है वहां पे स्थानांतरण है। आपको मालूम है इसमें कहा गया कि यदि एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश आपके न्यायालय के अंतर्गत स्थानांतरण होता है तब आपके क्या है? उसके अंतर्गत आपको क्या? टारगेटेड नहीं होना चाहिए कि इसके साथ में कोई भेदभाव किया जा रहा। आपने देखा होगा, मुझे लगता है 2021 के अंतर्गत एक न्यायाधीश का आपके क्या है? आपके राजस्थान के अंदर लगे हुए थे और उनको आपके भेज दिया था, सिक्किम विक्किम के आसपास में भेज दिया। उन्होंने इस्तीफा लिख दिया था कि मैं त्याग पत्र देता हूं। राष्ट्रपति जी को उन्होंने भेज दिया था कि मैं आपके न्यायाधीश के पद से त्याग पत्र देता हूं। उन्होंने कहा, फिर बाद में स्पष्टीकरण दिया कि मेरे साथ में मुझे जानबूझकर मुझे वहां पे भेजा जा रहा है। लेकिन इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि किसी के साथ जानबूझकर आपके क्या उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण नहीं होगा। यह आर्टिकल 222 में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके, यदि कोई चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर आपके क्या है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राजस्थान के 41वें आपके क्या है? 41वें सीजे कौन थे? आप कहेंगे ऑगस्टक मसीह थे। ऑगस्टक मसीह का प्रमोशन हो जाता है और वह आपके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तब आपके क्या है? कार्यकारी आपके क्या है? कार्यकारी आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की थी आपका एम श्रीवास्तव साहब को, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, इनको आपके क्या है? कार्यवाहक बनाया गया था। आपके क्या? आर्टिकल 223 के तहत कार्यवाहक बनाया। लेकिन उसके बाद में आपके क्या है? इनको आपके राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे लेकिन उसके बाद इनको आपके क्या है? आपके मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो याद रखना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की आपकी नियुक्ति किसमें? 223 के तहत है। 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 224 के कहता है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। कभी कभी क्या है? आपके फैसले सुनाने के लिए कोरम पूरा नहीं होता है, तब कोरम पूरा नहीं होता है तब आपके क्या है? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनमें से भी वापस किसी को नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 225 कहता है विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता कौन कौन सी है उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 226 कहता है कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय है उसके पास में शक्ति है। आर्टिकल 200 आपके क्या? आर्टिकल ओनली 32 है जो कि मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आपके रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण की, परमादेश की, आपके
अधिकार परीक्षा की, उत्प्रेषण की और आपके किसका प्रतिषेध की, ये रिटें जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट भी आपके रिटें जारी कर सकता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और आपके प्रतिबंध, आपके क्या प्रतिषेध की रिटें जारी की जा सकती है। लेकिन वो आपका आर्टिकल 32 है, वो अपने आप में क्या है, आप कहेंगे अपने आप में वो मूल अधिकार है। आर्टिकल 226 मूल अधिकार नहीं है। दूसरा इसमें और अंतर क्या हो जाता है कि आर्टिकल 226 के तहत आपके क्या है, मूल अधिकारों के अलावा अन्य विषयों पर भी रिट जारी की जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत ऐसी रिट नहीं जारी की जा सकती, केवल और केवल आपके मूल अधिकारों पर जारी की जा सकती है। और इसमें एक अंतर और माइनर सा अंतर है कि आर्टिकल 32 मूल अधिकार है, इसलिए उसे मना नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आपके हाईकोर्ट मना कर सकता है ऐसी रिटें जारी करने के लिए। ये चीजें आपको याद रखना है। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की आपके क्या है, शक्ति है। जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं उन न्यायालयों का अधिक आपके क्या है, उनका नियंत्रण रखेगा, उन पे उनका अधीक्षण करेगा। ये आपके कौन करते हैं, तो आप कहेंगे हाईकोर्ट करता 227 के तहत। फिर आर्टिकल आपका 228 है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में आपके क्या है, अंतरण है। यानी यहाँ पे क्या है, उन जैसे किसी आपके कहेंगे संवैधानिक विषय आपका व्याख्या का कोई मुद्दा आ गया है, तो आपके क्या है, यहाँ के जो हाईकोर्ट के चीजें हैं साहब आपके सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित कर देंगे कि इस मामले को आप क्या है, संवैधानिक पीठ बना के इस मामले को सुलझाया जाए। फिर आर्टिकल 229 कहता है कि उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, आपका सेवक और व्यय की बात है। 230 कहता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर आपके विस्तार है उच्च न्यायालय की। जैसे आपके बहुत सारे ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनका आपके क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि तमिलनाडु यानी मद्रास हाईकोर्ट है, वो आपके पांडिचेरी का भी क्या है, आप कहेंगे हाईकोर्ट है। फिर आपका जो केरल वाला हाईकोर्ट है वो आपके क्या लक्षद्वीप का भी है। कोलकाता हाईकोर्ट है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप का भी है। आपका गुजरात महाराष्ट्र वाला है ये दादर नगर हवेली गोवा का भी आपके क्या है, एक से अधिक हो सकता है, वो आर्टिकल 330 कहता है। और 331 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक आपके क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है, याद रखिएगा। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट हैं कि भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन आपके 1862 में किया जाता है। 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद में आपके अधिनियम आता है और भारत परिषद अधिनियम, उसके तहत आपके 1862 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीन आपके उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। क्या है, तीन उच्च न्यायालयों का गठन किया जाता है। और इसके बाद में आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है। इन तीन के बाद में किसकी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है। फिर आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हमने राज्यपाल में भी तो देखा, राज्यपाल के लिए क्या कहा, आर्टिकल 53 कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन करके क्या जोड़ दिया गया, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल, एक व्यक्ति राज्यपाल होगा। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो ये आपके किसके पास में अधिकार है, ये आपके संसद के पास में अधिकार है। किसके पास में है, आप कहेंगे संसद के पास में अधिकार है, संसद के पास। वर्तमान में हमारे इंडिया के अंतर्गत कितने, आप कहेंगे 28 तो राज्य है और 8 आपके यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके लिए कुल आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं भाई, 25 उच्च न्यायालय हैं। और सबसे नवीनतम आपका उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। कौन सा भाई, आंध्र प्रदेश। 25वां उच्च न्यायालय जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए आपका गठित किया गया। भारत की संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपके क्या है, उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। उच्च न्यायालय जैसे आपके आंध्र प्रदेश वाला जनवरी 2019 में किया था गठन, तो इसी प्रकार से मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि पंडिचेरी के लिए अलग अलग से होना चाहिए, तो आपके उच्च न्यायालय होना चाहिए, तो वो कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर आपके क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे यहाँ पे। 8 में से 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका स्वयं का हाईकोर्ट है। दिल्ली हो गया एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पहले वो राज्य था, अब आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 संघ शासित क्षेत्रों में केवल दिल्ली और कौन सा है, केवल आप कहेंगे केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। किसके, 8 आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें से आपका एक दिल्ली हो गया, एक जम्मू कश्मीर के लिए उच्च न्यायालय का क्या है, गठन किया गया है। अब देखो एक से अधिक अधिकारिता वाले आपके उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न आए तो भी आपको गलत नहीं करना, कंटेंट पूरा दे देंगे भाई। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। आरएस की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, 1-2 दिन के अंतर्गत वैकेंसी आने की बहुत ज्यादा संभावना है।
दूसरा, आपको इसके अंतर्गत आपके 700 कुछ 50 के आसपास पोस्ट आएगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको आरएस फ्री का सारा कंटेंट फ्री में दे दिया जाएगा। पहले कंटेंट देंगे, फिर आपको एमसीक्यू भी करवा देंगे। तो इसलिए क्या, दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करो। कहीं से भी आपको क्या है, ना तो बुक बंडल खरीदने की आवश्यकता है, ना आपको कुछ आपके क्या है बाहर से नोट्स लाने की आवश्यकता है, ना आपको 1 लाख रुपए देने की आवश्यकता है। फ्री में पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, याद रखिएगा, और बिना एड के साथ में पढ़िए। क्या है, बंबई उच्च न्यायालय आपका अधिकारी क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। फिर आपका कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप। गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका असम का, नागालैंड का, मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का आपके क्या है उच्च न्यायालय है। केरल आपका किसका, केरला का, लक्षद्वीप का है। पुडुचेरी का, तमिलनाडु का आपका कौन सा, मद्रास है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब का भी उच्च न्यायालय, हरियाणा का भी है, और चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरेटरी का है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय आपके जम्मू कश्मीर का है और आपका लद्दाख का है। तो कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका एक से अधिक आपके क्या अधिकारिता है, तो आप कहेंगे 7 उच्च न्यायालय। कितने, 7 उच्च न्यायालय, याद रख लीजिएगा, 7 उच्च न्यायालय भाई, 7 उच्च न्यायालय। अब देखो, अब उच्च न्यायालयों का गठन की बात होती है, तो उच्च न्यायालयों का गठन आर्टिकल 216 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, आप कहेंगे आर्टिकल जो 216 है, इसके तहत आपके क्या है गठन किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, आपके क्या है 216। तो अनुच्छेद 216 प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर आपका क्या करता है, नियुक्त करना आवश्यक समझे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति। मैं आपको यहां से एक प्रश्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, क्या दे रहा है कि जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो संख्या है, उन संख्याओं का निर्धारण कौन करता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चतम न्यायालय है जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के आपके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण किसके लिए किया जाए, आपने पढ़ लिया यहां पे राष्ट्रपति, तो वहां राष्ट्रपति नहीं होगा। तो आपको मैं यहां पे एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं कि आपके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, न्यायाधीशों की संख्या का आप कहेंगे निर्धारण किसके द्वारा, निर्धारण आप कहेंगे संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जो उच्च न्यायालय है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में आपका राष्ट्रपति है और सुप्रीम कोर्ट में कौन है, संसद करता है। ये अंतर है, याद कर लीजिएगा। साथ ही बता रहा हूं, ना कि संसद के अधिनियम के द्वारा। संसद अधिनियम बना के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या डिसाइड करती है, लेकिन आपके हाई कोर्ट की नहीं। हाई कोर्ट तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 50 पद स्वीकृत है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कितने पद स्वीकृत है, आप कहेंगे 50 पद स्वीकृत है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने समझाया है, यहां से समझ में आ गया होगा। आपके क्या है, आर्टिकल 216 के तहत हाई कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालय का गठन है। आपका राष्ट्रपति ऐसा समझेगा कितने न्यायाधीश चाहिए, उनके द्वारा गठन होगा। ये आपके क्या है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, आपका आंसर हो जाएगा कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आपके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद अधिनियम बनाकर करती है, ना कि आपके उच्च न्यायालय के लिए करती है। याद रख लीजिएगा, राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित है, आप कहेंगे 50 है। फिर आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति की वकालत करते हैं, आर्टिकल 216 का आपका 217 है। आर्टिकल 217 का जो एक है वो क्या कहता है, आपके क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो, ये तो पहली लाइन है। हम जो सीधा सीधा सोचते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये हो गया कि आपको दे दे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण आपके क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी संसद। तब तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन थोड़ा सा इसका क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाया जाए कि आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, फिर आपको अलग अलग ऑप्शन सेट, जैसे आरएस 2023 का हुआ था पेपर, वहां पे पूछा था। पीएसआई आपका 2021 का हुआ था, वहां पे यह प्रश्न पूछा था, यहीं से प्रश्न आया था। याद रखिएगा, मैं आगे प्रश्न बताऊंगा। तो सीधा सीधा तो ये हो गया, लेकिन इसका मेन
इंडियन आंसर होता है ना, ये होता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के उपरांत की जाती है। यही लाइन इस बार आरएस प्री के अंतर्गत दे दी थी भाई, यही लाइन की भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से आपके क्या है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आपके हाईकोर्ट के। फिर आपके जैसे अन्य न्यायाधीश, अब राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी, तो भाई आपके मुख्य न्यायाधीश को भी तो साथ में लेना पड़ेगा, नाराज ना हो जाए। तो आपके क्या कहा कि अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी आपका परामर्श किया जाता है। क्या किया जाता है? परामर्श किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन करता किसके तहत है? आप कहेंगे कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेता है, संबंधित राज्य है उसके राज्यपाल से परामर्श लेके आपके नियुक्ति करते हैं। जब आपके मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश होंगे, तब आपके क्या है, मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाएगा संबंधित हाईकोर्ट के। फिर आपके न्यायाधीशों के तीसरे मामले के उपरांत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर परामर्श के लिए एक समिति बना ली गई है। क्या बना ली? समिति बना ली कि आपके क्या है, दो वरिष्ठतम आपके क्या है न्यायाधीश होना चाहिए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के आपके क्या है, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। ये आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित आपके क्या है मामले हैं। आपका क्या है, ये तीसरा मामला 1998 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा जाता है कि हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश की आपके नियुक्ति करनी होगी या किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी, तो आप कहेंगे पहले मुख्य न्यायाधीश से, यहाँ पे लिखा ना मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, अब बोला कि मुख्य न्यायाधीश की जगह एक समिति बना देते हैं। उस समिति के अंतर्गत जिसे आपका कोलेजियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोलेजियम शब्द यूज किया जाता है। उस कोलेजियम में क्या होगा, आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे और आपके सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट आपके क्या है जज होंगे शामिल। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। मैं जितना समझा पाया आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को लाइक कर लो, आपका सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब आपके क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता है ना, उसके अंतर्गत भी आई अंतर है। आपका क्या है, न्यायाधीशों की योग्यता, और यह अनुच्छेद 217(2) के अंतर्गत है। किसके? अनुच्छेद 217(2) के अंतर्गत। अनुच्छेद 217(1) में तो क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, और योग्यता 2 के अंतर्गत है। आपका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को पास में ये योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला तो उसको भारत का आपके क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सबसे पहले उसको भारत का आपका क्या है, नागरिक होना चाहिए। भारतीय राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक आपके न्यायिक पद धारण कर चुका हो। भारतीय राज्य के अंतर्गत, या तो वो आपके क्या अन्य राज्यों के अंतर्गत भी आपके क्या है, आपके 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या वो आपके 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में आपके क्या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों के अंतर्गत वो अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो, तब उसको नियुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत एडवोकेट से प्रमोशन करके आपके क्या है जस्टिस बनाया है, किसको? रेखा बोराना है, आगे पढ़ेंगे हम, उनको भी बनाया। वो पहली महिला है आपका क्या है, जो एडवोकेट से आपका प्रमोशन होके उनको क्या बना दिया, जज बना दिया गया है। वो सारी चीजें आगे आएगी। तो इसके अंतर्गत आपको देखना है कि कितनी योग्यता है। एक आपका क्या है, भारत का आपके क्या है नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो आपके क्या है 10 वर्ष तक आपके जिला न्यायालयों के अंतर्गत कम से कम न्यायिक पद पे रहा हो, या वो 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत या अन्य न्यायालयों में आपके क्या है अधिवक्ता रहा हो। स्पष्ट किया जाता है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु नहीं दे रखी है कि इतनी आयु होगी तभी आपका न्यायाधीश बनोगे, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। और उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के पारंगत विधिवेत्ता को भी आपके क्या है न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं ना, उसके लिए एक शर्त है, योग्यता है। कौन सा? पारंगत विधिवेत्ता। परंतु उच्च न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है। आपको समझ में आ गया, 2 ही योग्यता है। 2 योग्यता में आपके कौन कौन सी है? एक तो भारत का नागरिक, या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। आपके न्यूनतम आयु की बात नहीं कही गई है। और राष्ट्रपति आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए तो पारंगत विधिवेत्ता को नियुक्त कर सकता है, लेकिन आपके हाईकोर्ट के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह आर्टिकल 217 का आपका 2 कहता है। आर्टिकल 217 का आपका 1 क्या कहता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 217
का ये कहता है कि आपके क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। फिर उसके अंतर्गत क्या है कि आपके जो अन्य हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का परामर्श और साथ ही आपके क्या है साथ ही आपके संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। लेकिन यहाँ मुख्य न्यायाधीश का मतलब यहाँ पे कोलेजियम है और कोलेजियम का मतलब आपका चीफ जस्टिस प्लस आपका क्या है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और +2 आपके सीनियर मोस्ट आपके क्या है जज हैं वो आपके क्या है उसमें शामिल होते हैं। वो सारी चीजें मैं समझा पाया आपको। चलते हैं आगे। अगला क्या है न्यायाधीश लेते हैं भाई शपथ। क्या लेते हैं आप कहेंगे न्यायाधीश लेते हैं शपथ। तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। तो न्यायाधीशों को शपथ आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलवाता है, आपके कौन दिलवाते हैं आप कहेंगे राज्यपाल दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं शपथ राज्यपाल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यह शपथ का प्रारूप कहां पे दे रखा है संविधान के अंतर्गत। तो अनुसूची आपके तीसरी। तो शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में आपका किया गया है। कहां पे इसका उल्लेख है आप कहेंगे शपथ के प्रारूप का उल्लेख आपके संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। यहां से मेरे दिमाग में दो प्रश्न दौड़ के आते हैं कि राज्यपाल की जो शपथ होती है ना वो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसके तीसरी अनुसूची में नहीं है भाई, याद रखिएगा। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आपके तीसरी सूची में नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भी आपके तीसरी सूची के अंतर्गत नहीं है क्योंकि राज्यपाल का आपका आर्टिकल 159 के अंतर्गत उल्लेख है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न भी आपको साथ का साथ जोड़ के चलो, इंटरलिंक करते हुए चलो, याद हो जाएगी चीजें। अगला क्या है न्यायाधीशों का कार्यकाल। क्या है भाई न्यायाधीशों के कार्यकाल की वकालत आपके क्या है संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित आपके क्या है प्रावधान किए गए हैं। कहां संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर आपकी कितनी 62 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई है आप कहेंगे 62 वर्ष कर दी गई है। 15वां संविधान संशोधन के द्वारा 62 वर्ष है। वो राष्ट्रपति को भी त्याग पत्र दे सकता है। किसको भेजेगा त्याग पत्र आप कहेंगे राष्ट्रपति को भेजेगा न्यायाधीश। और संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। अरे भाई ये संसद का समावेदन मतलब महाभियोग लगाया जाता है इनके ऊपर, उसकी डिस्कशन करेंगे। आपके क्या है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय आपका कौन लेता है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत लिया जाता है। और राष्ट्रपति का निर्णय ही हमेशा क्या है अंतिम होता है कि इनकी उम्र क्या हुई उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो 62 वर्ष का कार्यकाल याद रखना। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों को आपके हटाने की प्रोसेस क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के आपके न्यायाधीशों को हटाया जाता है आर्टिकल 124(4) के तहत। यानी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक अधिनियम लेके आए थे 1968 का, उसके तहत 7 प्रावधान है अभी हम देखने वाले हैं। अर्थात संसद के विशेष बहुमत में आपके संसद का बहुमत, सदन का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे आपके क्या है आपके 550 है तो उसका आपका क्या है सदन का बहुमत आधा हो जाएगा। फिर आपका जितना मेंबर है उसका आपके क्या है आपका 2/3 बहुमत जितने उपस्थित हुए पारित कर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए 2 आधार होने चाहिए, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। क्या है अक्षमता और सिद्ध कदाचार, ये 2 आधार बताए गए हैं हटाने के। आपके न्यायाधीशों को हटाने के 2 आधार है आपका सिद्ध कदाचार और अक्षमता। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के क्या आधार है, इस बार आरएस के अंतर्गत पूछा था, मेंस में प्रश्न आया था, उसका हटाने का एक ही आधार है संविधान का उल्लंघन। क्या है संविधान का उल्लंघन। आप कहेंगे किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के बारे में जरूरी जानकारी आपके सामने ये रही। अब देखो सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में कम से कम आपके क्या है 50 सांसद आपके क्या है साइन करके प्रस्ताव, हस्ताक्षर इनके जरूरी होते हैं, साइन करके वो प्रस्ताव लाएंगे। और ये प्रस्ताव आपके लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर को और राज्यसभा में आपके क्या है राज्यसभा के सभापति को पेश किया जाता है। अब जब ये प्रस्ताव पेश कर दिया है तो लोकसभा का स्पीकर और आपके क्या है राज्यसभा का जो सभापति होता है ना उनके सविवेक पे डिपेंड करता है कि उसको स्वीकार करे या नहीं करे।
करें तो प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की मंजूरी लेनी होती है, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर आपके एक कमेटी बनेगी, तीन आपके उसके अंदर मेंबर होंगे, और नहीं मिलती है तो वो समाप्त हो जाता है। वहीं अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त एक विधिवेता सदस्य इसके अंतर्गत आपके क्या है शामिल होता है। यदि यह समिति विस्तृत जांच करती है और संसद के दोनों सदनों के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट क्या करती है, प्रस्तुत करती है, और राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। यह आदेश संसद के दोनों सदनों से आपके क्या है पारित होना चाहिए, और उसमें आपके क्या है सदन का बहुमत और आपके क्या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, मतलब विशेष बहुमत से ये पास होना चाहिए प्रस्ताव, तभी आपके क्या हटाया जा सकता है। महाभियोग एक गंभीर मामला है, आरोप ऐसी प्रकृति के होने चाहिए जहां की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता है उसके ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव आपका ना पड़े। तो ये आपकी इनकी प्रोसेस है, ये आपके 1968 का एक अधिनियम है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान दे रखे हैं। आईएएस में तो यहाँ से प्रश्न पूछा है, आपसे भी पूछा जा सकता है। अब आपके आते हैं हाई कोर्ट के आपके जो न्यायाधीश हैं, इनके वेतन की बात, इनके भत्तों की बात की जा रही है, वेतन और भत्तों की। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख है और अन्यों का वेतन आपके 2.25 लाख है, 2,25,000 है आपका, याद रखिएगा इसको भी। चलते हैं आगे। अगला क्या है आपके न्यायाधीशों का स्थानांतरण। मैंने बताया था कि आपके आर्टिकल 222 के तहत क्या है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में आपके क्या है न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो आर्टिकल 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। लेकिन जब स्थानांतरण करते हैं तो आपके अंतर्गत क्या है खुनुश नहीं होना चाहिए कि भाई इसके अंदर निकालें कि यहाँ से इनको हटा के वहां पे लगाएं, मेघालय भेज दें, ऐसा नहीं। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 223 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मैंने बताया था आपके अगस्टक मोशिया का प्रमोशन हो जाता है, मसीह साहब का प्रमोशन हो जाता है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के आपके 41वें आपके क्या सीजे चीफ जस्टिस हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चले जाते हैं। तब फिर आपके क्या होता है एमएम आपके श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट का आपके क्या है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, और कुछ समय बाद में उनको क्या है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 223 के तहत बनाया जाता है। किसके तहत आप कहेंगे आर्टिकल 223 के तहत बनाया जाता है। आगे क्या है विधि व्यवसाय पर आपके क्या है रोक की बात है। आर्टिकल 220 के अंतर्गत विधि व्यवसाय, कोई भी न्यायाधीश है उनका आपका कार्यकाल पूरा हो गया और अब उनको लगता है कि मैं अभी भी जवान हूं और मैं जाके क्या है कोई जिला न्यायालय के अंदर वकालत करूंगा, मैं अधिवक्ता बनूंगा, किसी का केस आपके क्या है लड़ूंगा, केस लड़ूंगा, मैं आपके म्युनिसिपल कोर्ट में लड़ूंगा, मैं कहीं और जाके लड़ूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 220 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय का किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय का कार्य वो नहीं कर सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्या है कि भारतीय संविधान के अंदर उच्च न्यायालय की आपके क्या है स्वतंत्रता को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जब इनके पास में फ्रीडम नहीं होगी तो ये आपके क्या कार्यपालिका के दबाव में आ जाएंगे, और कार्यपालिका के दबाव में आएंगे तो निर्णय उनके अनुसार होंगे, आपके न्याय नहीं। न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए आपके क्या है। तो संविधान में उच्च न्यायालय के आपके क्या निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय के रखने के लिए निम्नलिखित आपके उपबंध किए गए। कौन कौन से हैं? नियुक्ति की विधि, आपके देखो नियुक्ति की विधि आपके क्या है 99वां संविधान संशोधन इस बार आर एस प्री के अंतर्गत पूछा था। आपके 99वां आपका क्या है एनजेएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट आपका कमीशन आया था 99वें संविधान संशोधन के तहत 2015 के अंतर्गत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपके क्या है आपके असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि वो आपके मूल अधिकारिता का क्या है हनन कर रहा था, वो आपके क्या मूल ढांचे का हनन कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के और उच्च न्यायालय के और आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य आपका कोलेजियम के द्वारा किया जाएगा, ना कि एनजेएससी के द्वारा। उसको आपके क्या है असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आपके नियुक्ति की विधि उनके द्वारा कोलेजियम के द्वारा आपके संचालित है। कार्यकाल की इनको सुरक्षा है क्योंकि महाभियोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। महाभियोग आएगा तभी आप काम कर पाएंगे।
मतलब उनको हटा पाएंगे, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इनकी निश्चित आपके क्या है सेवा शर्तें हैं, वेतन कहाँ से मिलेगा वो सब कुछ सेवा शर्तें निश्चित है। संचित निधि पर भारित इनका व्यय है, जैसे आपके हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के आपके न्यायाधीशों का वेतन आपके राजस्थान की संचित निधि से है, लेकिन ये हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है इनकी पेंशन आपके सुप्रीम आपके हाईकोर्ट के जो आपके क्या है न्यायाधीश होते हैं उनकी जो पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद में मिलती है वो आपके क्या है आपके केंद्र की आपके संचित निधि पर भारित होती है। न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि विधानसभा में संसद के अंदर न्यायाधीशों ने आज ये काम किया है उसके ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो, और जो विधानसभा में जो कार्रवाई हो रही है उसका डिस्कशन आपके न्यायालय के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर आपका प्रतिबंध आर्टिकल 220 के तहत है। अपनी अवमानना के लिए आपके क्या दंड देने की शक्ति है, जैसे कोई अवमानना कर दे उसको दंड, जैसे 1 रुपये वाला याद होगा ना, आपके 1 रुपये का दंड लगाया था आपके सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, 1 रुपये का सर्च करना मिल जाएगा। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की इनको क्या है स्वतंत्रता है। इनके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है, इनका जो जुरिडिक्शन है उसके अंतर्गत आप कटौती नहीं कर सकते हैं, ये फ्रीडम इनको दे रखी है। अब आपके क्या है उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र और आपके शक्तियां क्या है, तो आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, न्यायाधीश यानी जो आपका रिट का क्षेत्राधिकार क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार क्या है, अभिलेख न्यायालय का क्या है, और आपका कौन सा है न्यायिक समीक्षा क्या क्या है, आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय की वकालत करता है। तो आपने देखा होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आपने देखा होगा कि आपके क्या है कुछ विवाद हो जाते हैं, आपके उत्तराधिकार के विवाद हो जाते हैं। दूसरा आपका कौन सा विवाद हो गया, जैसे आप चुनाव लड़े हो, चुनाव से संबंधित विवाद हो जाते हैं, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब एक एक को हम देख लेते हैं। क्या लिखा, प्रारंभिक यानी उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे ना कि अपील के जरिए, मतलब कुछ भी मामला हुआ सीधे आप कहाँ हैं उच्च न्यायालय में ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मुंसिफ कोर्ट जाना पड़ेगा, मुंसिफ कोर्ट से आपको क्या है जिला कोर्ट जाना पड़ेगा, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें आप सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, करने का अधिकार है। विवादों को प्रथम दृष्टया सुनवाई का ये निम्नलिखित मामले हो सकते हैं, जैसे संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद है। मुझे याद आता है कि इंदिरा गांधी जी का जो विवाद था 1977 के अंतर्गत, उनको आपके क्या सांसद बनी थी इंदिरा गांधी जी, उनको हटा दिया था, बिल्कुल आपके संसद का आपका क्या मेंबर बनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने और उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हटाया था। इलाहाबाद, बिल्कुल इलाहाबाद उच्च न्यायालय, एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हटाया था, याद रखिएगा। राजस्व मामले राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में सीधी सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय को है। नागरिकों के मूल अधिकारों का परिवर्तन करना है तो उच्च न्यायालय में है। संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामलों के संबंध में भी आपके क्या है सीधी सुनवाई की जा सकती है। अब है आपकी रिट क्षेत्राधिकार। रिट आर्टिकल 226 के तहत एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन और उन्हें किसी अन्य उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य, देखो सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ यहां तक है, ये आगे वाला शब्द हाई कोर्ट के लिए ही है। आपके क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा की रिटें जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार 226 के अंतर्गत है और अनन्य न होकर, अनन्य का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, यानी केवल और केवल इसके पास में, एक्सक्लूसिव उनके पास में नहीं, अनन्य नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में आपके सुप्रीम कोर्ट को भी दे रखा आर्टिकल 32 के तहत। तो यह कहा जाता है कि आर्टिकल 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी आपके क्या है समवर्ती है। आर्टिकल 232 के तहत, आर्टिकल ओनली 32 के तहत इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वो या तो उच्च न्यायालय में जाए या आपके उच्चतम न्यायालय में सीधा जा सकता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। यद्यपि उच्च न्यायालय का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय से ज्यादा विस्तारित है ना भाई, क्यों विस्तारित कैसे हैं आप बताओ, कि आपके यहाँ पे क्या है मूल अधिकारों के साथ अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय तो मूल अधिकार विस्तारित। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है, ना कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। अर्थात इसका विस्तार ऐसे मामलों में नहीं है जहां सामान्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन का आरोप हो। लेकिन आपके उच्च न्यायालय के पास तो है ना, यहाँ लिखा हुआ मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी उद्देश्य के लिए। तो ये क्या है, उसकी अपेक्षा हमारे पास में थोड़ा
बड़ौदा न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है, विस्तारित है। अगला क्या लिखा, चंद्र कुमार मामला, ये भी पूछा जा सकता है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है। 1997 में आपके क्या है, कॉन्सेप्ट दिया था कि आपके चंद्र कुमार मामले में कि जो हाईकोर्ट का आर्टिकल 226 के तहत ऐसा नहीं कि संसद हटा दे आपका कानून पास करके, इसलिए इन्होंने क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल कर लिया, मूल ढांचे में। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन के जरिए भी इसमें कुछ जोड़ा या आपके घटाया नहीं जा सकता है, आपके जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, याद रखिएगा। अगला क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय क्षेत्राधिकार आपके क्या है, उच्चतम न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ इसके राज्य के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई होती है। जैसे आपके क्या दीवानी मामलों के न्यायालय होते हैं और आपके आपराधिक मामलों के न्यायालय होते हैं। उन्होंने कुछ फैसले सुनाए तो उन फैसलों के ऊपर यहाँ अपील की जा सकती है। यहाँ दोनों प्रकार के सिविल और आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है। इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से आपके क्या है, ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि यहाँ पे सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई अपील के माध्यम से की जाती है। फिर आपका क्या, परिवेक्षीय क्षेत्राधिकार, मतलब वो अधीनस्थ न्यायालयों है उनका क्या है, परिवेक्षण भी करता है। उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे। इस प्रकार वह मामले वहां से स्वयं के पास भी मंगवा सकता है। कभी कभी छोटे न्यायालय भी क्या है, बड़ी शक्ति प्रदर्शित कर देते हैं, तब हाईकोर्ट कहता है रुको भाई, ये तो हमारे पावर का है, आप हमें भेज दो, मंगवा सकता है। सामान्य नियम तैयार कर सकता है, जारी कर सकता है तथा उनके प्रयोग व कार्रवाई को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के बारे में भी वो क्या है, प्रपत्र डिसाइड कर सकता है। ये आपका शेरिफ हो गया, क्लर्क अधिकारी, बाकी वकीलों, शुल्क आदि को आपके क्या है, निश्चित करता है। आपने देखा होगा जो आरजेएस है राजस्थान में, उनकी आपके वैकेंसी भी कौन, हाईकोर्ट के द्वारा ही पूर्ण की जाती है, उनको लगाया जाता है। तो ये सारे मामले आपको मालूम होंगे। इसके बाद आपके अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर इनका क्या है, कंट्रोल होता है। कैसे होता है, अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र पर्यवेक्षण अधिकारियों, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, यानी पहले मैंने बताया, इसके अलावा भी प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है और अन्य शक्तियां रहती है। इसमें देखो कौन कौन सी है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति और किसी व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा, यानी जो आपका आरजेएस होता है, यानी जिला न्यायाधीशों से आपके क्या है, अलग होती है। आपके जो से मुंसिफ कोर्ट में आरजेएस लगते हैं, उसकी बात की रही है कि उसकी नियुक्ति में राज्यपाल को आपके क्या है, परामर्श लेता है। राज्यपाल इनसे क्या लेता है, परामर्श लेता है। ये राज्य की न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा में, जैसे आरजेएस हो गया, के तैनाती, उनका स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन भंग करने, उनकी अवकाश विकृति, पदोन्नति आदि मामलों को भी आपके देखने का काम उच्च न्यायालय करता है। यह उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि उसमें महत्वपूर्ण कानूनी कोई प्रश्न छुपा हुआ शामिल हो। यदि कोई संविधान की व्याख्या का प्रश्न शामिल हो तो आपके अधीनस्थ न्यायालयों से मामला ले सकता है। यह या तो मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ संबंधित न्यायालय को वापस लौटा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों की मानने की बाध्यता होती है जो कि उसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आपका कौन सा आता है कि अभिलेख न्यायालय। तो आपको मालूम होगा कि अभिलेख न्यायालय किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 215 के तहत। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्ति है। क्या है, पहली, उच्च न्यायालय के फैसले, कार्रवाई और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई के समय इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सवाल उठाओगे तो जाओगे अवमानना के तहत जेल। इन्हें कानूनी परंपरा और संदर्भों की तरह आपका माना जाता है। जैसे आपके क्या है, जैसे कोई फैसला दिया जाता ना कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो निचले अदालत वाले उन फैसलों को रखते हैं अपने पास में। जब वो डिसीजन देते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन देते हैं। क्या है, क्योंकि ये आपके क्या अभिलेख है, अभिलेख की तरह उनको जैसे कोई कानून बनता ना उसी प्रकार से ये है। इससे न्यायालय की अवमानना पर दंड देने का भी अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा, आईएएस में प्रश्न पूछा कि संविधान में परिभाषित किया गया, नहीं किया गया अवमानना को। और हालांकि न्यायालय
न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 है, इसके अंतर्गत इसको आपके परिभाषित किया गया है। क्या है इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? इसके तहत अवमानना आपके दो प्रकार की हो सकती है, दीवानी अवमानना और आपराधिक अवमानना हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है, ये याद रखना अभिलेख न्यायालय के संबंध में। चलते हैं आगे। न्यायिक पुनर्विलोकन की आपके क्या है शक्ति है, मतलब उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा जो पारित अधिनियम, जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, यानी सरकार दोनों के अधिनियमनों और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता के परीक्षण के लिए हैं, क्योंकि ये इनको परखा जाता है। राजस्थान के विधानमंडल के कानून और सुप्रीम आपके क्या केंद्र सरकार के जो कानून है इनको परखा जाता है कि ये कहीं मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। जैसे ही इनको लगता है कि मूल अधिकार का हनन करता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 226 के तहत आपके क्या करते हैं, ये इनको असंवैधानिक घोषित कर दें। जितनी मात्रा में उसका आपका क्या है, जितनी मात्रा में आपके मूल अधिकारों की अवहेलना होती है उतनी मात्रा में उस अधिनियम को शून्य घोषित किया जाता है। तो आपके क्या है, यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो उसे असंवैधानिक और सामान्य यानी शून्य घोषित किया जा सकता है, परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती है। यह न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। आरएस 2021 के अंदर मेंस में 10 नंबर से यहां से प्रश्न पूछा था, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के आपके क्या है उपबंध स्पष्ट है। संविधान वेधता के मामले में विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहली चुनौती तो मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है, संविधान के भाग 3 के तहत हनन हो रहा है तो उसको आपका शून्य घोषित करवाया जा सकता है। दूसरा क्या है, जिस प्राधिकरण द्वारा ये तैयार किया गया उसके कार्य क्षेत्र से वो क्या है बाहर है। भाई आपका कार्य क्षेत्र ही नहीं है, आप आपके क्या है, जैसे राज्य सूची, आपके राज्य विधानमंडल संघ सूची के विषय पे यदि कोई कानून बना दे कि हमारे यहाँ पे रेल से संबंधित ये नियम होंगे, यहाँ रेल का किराया नहीं लिया जाएगा, ये बना दे, तो वो आपको पता है कि भाई रेल किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। यहाँ आपके क्या है, आपके क्या बना दे, विदेश मामलों से संबंधित यहाँ डिसीजन लेने लग जाए तो उनको आपके क्या शून्य घोषित कर सकती है। संवैधानिक उपबंध आपके क्या उपबंधों के विरुद्ध हो, जैसे आपके क्या है विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे कि आपके क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाएगा, तो ये तो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है, इसलिए इसको भी आपके हटाया जा सकता है। तो संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति को आपके क्या है कम किया गया। किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय विचार करने से मनाही कर दी थी। 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा यह कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो 43वां संविधान संशोधन आया उसमें कहा कि नहीं भाई, उच्च न्यायालय कर सकता है क्योंकि केंद्र के कानूनों की भी जांच कर सकता है। तो ये वापस कब दे दिया, हालांकि 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा फिर से मूल स्थिति बहाल कर दी गई, वापस उसको लागू करने का कार्य कर दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देख लेते हैं। क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के सेक्शन 46 और संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 निर्मित किए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 कब प्रभावी हुए, तो 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए हैं। ये पहला प्रश्न तो यहाँ से यही बन जाता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 निर्मित किए हैं जो कब प्रभावी हुए हैं, 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1954, 1 अक्टूबर 1955, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। आपको याद कर लेना है कि 1 अक्टूबर आपके क्या है 1952 के अंतर्गत। फिर आपके उच्च न्यायालय की संपूर्ण दैनिक कार्रवाई का संचालन और मुकदमों का निस्तारण इन नियमों के अनुसार किया जाता है। किन नियमों के अनुसार, 1952 वाले जो नियम बनाए थे उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन, कमलकांत वर्मा है। जो आपके क्या है राज प्रमुख आपके कौन, सवाई मान सिंह आपके द्वितीय थे। इन्होंने 29 अगस्त आपके 1949 को आपके क्या है नियुक्त किया था आपके कमलकांत वर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय का आपके क्या मुख्य न्यायाधीश, साथ ही आपके क्या है 11 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए थे। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा आर एम लोढ़ा है, ये जोधपुर के निवासी है। ये सर्वोच्च न्यायालय के भी आपके क्या है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आर एम लोढ़ा साहब का नाम सुना होगा आपने। राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, कैलाश वांचू रहे हैं, जिनकी नियुक्ति आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद जो राज्यों के अंतर्गत आपके क्या
49 के तहत आपके उच्च न्यायालय का क्या किया गया, आप कहेंगे पुनर्गठन किया गया। उसके बाद आपके कैलाश वांचू को चीफ जस्टिस बनाया जाता है राजस्थान हाई कोर्ट का। ये आपके सबसे समय तक रहे, सबसे कम समय पर रहने वाले आपके न्यायाधीश है आपके, आप कहेंगे कुमार मित्तल है। कौन से हैं भाई, आप कहेंगे मित्तल साहब हैं आपके सबसे कम आपके समय तक, ये सतीश कुमार मित्तल है, याद रख लीजिएगा। अब आपके महिलाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है, महिला न्यायाधीश, तो आप कहेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक कितनी, अब तक 13 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में आपका नियुक्त किया गया है। कितना, 13। और वर्तमान में आपके कितनी कार्यरत हैं, आप कहेंगे वर्तमान में 3 आपके महिला न्यायाधीश है। आपके कितनी, 13 में से 3 गई, 10 आपके पहले रह चुकी, 3 तो अभी काम कर रही है। 3 में से 2 तो आपके जोड़े हैं, कपल है, क्या है, 2 तो आपके जोड़े ही हैं भाई, याद रखिएगा। नियुक्त किया गया है जस्टिस कांता भटनागर, राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आपके क्या है, न्यायाधीश है। कौन, आपके कांता भटनागर उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आपके क्या है, न्यायाधीश है। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा का उच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल है। किसका है, ज्ञान सुधा मिश्रा का आपका सर्वाधिक कार्यकाल है। किसका, ज्ञान सुधा का। पहली कौन है, कांता भटनागर है। जस्टिस रेखा बोराना अधिवक्ता कोटे से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला है। जस्टिस रेखा बोराना उच्चतम न्यायालय में आपका क्या है, रेखा बोराना अधिवक्ता कोटे से, वकील कोटे से आपके क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला है। फैक्ट है, पूछे जा सकते हैं बेशक। अब ये आपके सारणी कौन कौन सी आपकी महिला आपके क्या है, न्यायाधीश रही है राजस्थान में। तो सबसे पहला आपका जस्टिस आपके कौन है, कांता भटनागर, फिर जस्टिस मोहिनी कपूर है, फिर आपका ज्ञान सुधा मिश्रा जिसका सर्वाधिक कार्यकाल है 1994 से 2008 तक, सोचो। जस्टिस मीना वी गोबे है, फिर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है, जस्टिस निशा गुप्ता है, जस्टिस निर्मलजीत कौर है, फिर आपके जस्टिस सबीना है, जस्टिस प्रभा शर्मा है, ये जस्टिस रेखा बोराना है जो कि अधिवक्ता कोटे से न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है राजस्थान के अंतर्गत। आपके शुभा मेहता है, इनके पति भी आपके राजस्थान हाईकोर्ट में अभी क्या है, न्यायाधीश हैं। डॉक्टर नुपुर भाटी है, इनके पति भी अभी राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या है, न्यायाधीश हैं। तो ये तो दोनों जोड़े हो गए आपके क्या है, शुभा मेहता और आपके क्या है, डॉक्टर नुपुर भाटी आपके क्या है, आप कहेंगे इनके पति भी आपके राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या है, न्यायाधीश है वर्तमान में। ये भी आपके क्या है, न्यायाधीश है। तो कपल हो गए 2। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, एमएम श्रीवास्तव है। राष्ट्रपति ने 2 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। इन्होंने 6 फरवरी 2024 को अपना पदभार संभाला है। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति ऑगस्टस जॉर्ज मसीह की जगह ली थी। ये जॉर्ज मसीह राजस्थान आपके हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट के 41वें सीजे थे। आपके राजस्थान हाई कोर्ट के आपके क्या है, 41वें सीजे थे। इसका मतलब आपका मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव साहब है, ये वर्तमान में आपके कौन से सीजे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के, आप कहेंगे 42वें सीजे हैं, चीफ जस्टिस है आपके राजस्थान हाईकोर्ट के। कितने नंबर के, 42 नंबर के हैं, इसको भी याद रखना। अब हम देख लेते हैं कपल कौन कौन से आपके न्यायाधीश हैं। तो आप कहेंगे जस्टिस नुपुर भाटी, कौन है भाई, जस्टिस आपके नुपुर भाटी और इनके पति जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी। कौन है, नुपुर भाटी और पुष्पेंद्र भाटी आपके राजस्थान हाईकोर्ट में क्या है, नियुक्त है, यानी पति और पत्नी दोनों। फिर आपके जस्टिस महेंद्र गोयल, कौन है, महेंद्र गोयल और उनकी पत्नी जस्टिस शुभा मेहता भी राजस्थान हाईकोर्ट में आपके क्या है, नियुक्त है। देश के किसी हाईकोर्ट में 2 दंपति जज हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दंपति एक साथ आपके क्या है, आपके क्या है, पोस्टेड हैं। कहां पे है, राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस शोभा मेहता और जस्टिस महेंद्र गोयल पहले जज कपल हैं। पहले जज कपल कौन सा है, तो जस्टिस शोभा मेहता और जस्टिस महेंद्र गोयल का है। पुष्पेंद्र भाटी और नुपुर भाटी का आपके बाद में इनको नियुक्त किया गया है। तो इनको याद रखना, आपका शोभा मेहता और आपके जस्टिस महेंद्र गोयल है, ये पहले जज कपल है राजस्थान हाईकोर्ट में। और एक साथ आपके क्या देश के अंतर्गत किसी हाईकोर्ट में 2 दंपति कार्यरत है, तो वो राजस्थान है। अब देखो आपके प्रश्न आ गए, प्रश्नों को पढ़िए। ये हाईकोर्ट के बारे में हमने क्या है, सारी जानकारी को एक साथ में देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब आपके क्या है कि राज्य प्रमुख स्वाई मानसिंह द्वितीय द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया है, 29 अगस्त। ये आरपीसी के द्वारा प्रश्न पूछे गए आपके, 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951, 28 जनवरी 1952। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। राज प्रमुख आपके कौन, स्वाई स्वाई आप कहेंगे स्वाई मानसिंह
मान सिंह द्वितीय है। ये आपके कौन है? राज प्रमुख है, राज प्रमुख। इन्होंने आपके क्या है? ये राज प्रमुख है। इन्होंने आपके पारित किया अध्यादेश, अध्यादेश के माध्यम से आपका 29 अगस्त को, कब? 29 आपका अगस्त है, 29 अगस्त, 75 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके क्या 1949 को आपके क्या है? कमलकांत वर्मा, कौन है? कमलकांत वर्मा। कमलकांत आपके वर्मा को आपके राजस्थान हाईकोर्ट का क्या बनाया गया? कमलकांत वर्मा को आपके राजस्थान हाई कोर्ट का आप कहेंगे चीफ जस्टिस बनाया गया। साथ ही आपके कितने? 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। किसकी? 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये चीजें हम पढ़ के आए हैं। कितनी? 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, इसलिए इनको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य के अगला प्रश्न है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। या आरएस में प्रश्न पूछा था, किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा, आपके राज्यपाल द्वारा, और फिर आपके क्या? राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल। देखो ऐसे प्रश्न आरपीएससी बना रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में हम देख के आए थे। आर्टिकल 217 का एक है, इसके अंतर्गत आपकी सारी कार्य विधि बताई हुई है, हम पढ़ के आए हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पहले से। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि किस तारीख को, मैंने कहा ना ये तारीख पूछा जा सकता है कि किस तारीख को, ये आरपीएससी ने पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए हैं। तारीख देखो, 16 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952, 31 दिसंबर 1952। मैंने कहा 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1953, 54 55 ऑप्शन मिलेगा, 1 अक्टूबर 1952 वाले ऑप्शन के साथ आपका क्या है? आंसर सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न आपके क्या है? हाई कोर्ट में क्या पूछा था? हाईकोर्ट से संबंधित ये प्रश्न देखो, मैंने क्या कहा कि आपके क्या है? जो आपके 29 अगस्त 1949 को कमलकांत वर्मा के साथ 11 न्यायाधीश नियुक्त किए, उनके आपके क्या है? जिलों के नाम लिखे हुए कोष्टक में, याद कर लेना। प्रश्न आपके आरपीएससी ने एक बार पूछा, बोर्ड ने आपके 7-8 बार प्रश्न पूछा है, पूछा जा सकता है वापस। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त आपके 1949 को शपथ दिलाई, उनमें से कौन सुमेलित जोड़ा नहीं है? तो आपके क्या है? लाला नवल किशोर जोधपुर के थे, बिल्कुल थे। आपका न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना आपके कहाँ के? जयपुर के थे। आपके मूर्ति न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत आपके कोठा के नहीं थे भाई, कहाँ के थे? आप कहेंगे उदयपुर के थे, ये उदयपुर के थे। कहाँ के? जवान सिंह आपके राणावत। न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त आपके कहाँ हैं? बीकानेर के हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसा प्रश्न पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा। जो कंटेंट पढ़ाया उस पर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। फ्री पढ़ाया जाएगा भाई, पूरा फ्री। आप तो बस थोड़ा सा साथ दो, दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दो और लाइक कर दो। कंटेंट पूरा फ्री है, साथ ही कंटेंट जो फीस में आप लेते हो ना, उससे अच्छा कंटेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? क्या है? कब से आपका प्रारंभ किया था? 8 दिसंबर, आप कहेंगे तारीख नहीं दे रखी है ना, 8 दिसंबर 1976 को ये आदेश जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आप कहेंगे ये आदेश जारी किया जाता है, आदेश, आदेश जारी होता है 8 दिसंबर 1976 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा ये आदेश जारी होता है। लेकिन इसका कब से प्रारंभ होती है, प्रश्न वहां पे पड़ा है, तो प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1977 को। 31 जनवरी 1977 को आपके क्या है? इसकी स्थायी स्थापना हो जाती है, स्थायी पीठ की आपके स्थापना है। यह आदेश कब जारी किया जाता है? तो ये डेट याद रख लेना, 8 दिसंबर 1976 को। आदेश जारी करने वाला कौन है? तो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आपका उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करो। आरएस 2021 के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिएगा। इस प्रश्न में क्या कहा गया कि आप कहेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की, ये आगे आ गया शब्द है ना, में की,
ठीक है, की गई। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया। देखो मैंने क्या बोला, आदेश किसके द्वारा जारी किया गया, पूछा ना, पूछा जा सकता है। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। फिर आपका जयपुर पीठ मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है। जयपुर पीठ को आपके क्या है, मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है। अब आपको इसका आंसर बताना है। 6 नंबर का आपका आंसर क्या होने वाला है, 6 नंबर का आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो इसका पहला तो आपके क्या है, 1977 में आपके क्या स्थायी पीठ की स्थापना है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है। पहला यहाँ पे भी दे रखा, यहाँ दे रखा, यहाँ दे रखा, यहाँ दे रखा है। दूसरा क्या है, राज्यपाल के द्वारा आपका आदेश नहीं है, तो 2 यहाँ पे दे रखा है। फिर आपका 2 यहाँ पे दे रखा है, ये आपका आंसर है नहीं। फिर आपके क्या है, पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है। जयपुर पीठ है उसको मुख्य पीठ तो आपके जोधपुर वाली है, तो जयपुर पीठ को आपके मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है। ये आपके क्या है, खंड पीठ है। कौन सी है, खंड पीठ है। ये भी स्टेटमेंट राइट है। इसका आंसर 1, 3 और आपका क्या है, 4 है। ये राइट हो जाएगा। कौन सा, 1, 3 और 4 है। इसका आंसर आपका क्या है, राइट है। चलते हैं आगे, क्योंकि ये खंड पीठ है, मुख्य पीठ का दर्जा नहीं है। अगला क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर दीजिए। आर्टिकल 215, 222, 226, 227। देखो कुछ रिट निकालने का आपका 226 है। आपका स्थानांतरण कहां पे दे रखा है, उच्च न्यायालयों का स्थानांतरण, ये आपका दे रखा है। 215 आपके क्या है, अभिलेख न्यायालय की बात की गई है। फिर आपका क्या, 227 सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। तो आपका 4 पहले आएगा, 4 यहाँ पे दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा कट गया। फिर आपका कौन सा, 1 आएगा, यहाँ 2 दे रखा है। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एलिमिनेट मेथड पे जाइएगा, आपके सबसे ज्यादा आंसर सही होने की संभावना रहती है। आप क्या करते हो कि इन्हीं के अंदर दिमाग लगाते हो। 1 निकला तो पहले उससे निकालो कितने ऑप्शन हट सकते हैं। ऑप्शनों को हटाओगे तो आप क्या आंसर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हो। आपको उसकी कोडिंग, जो एग्जामिनर होता है ना, वो कोड से बनाता है कि ऐसा सोच रहा होगा बच्चा, तो उस कोडिंग से आप यदि सोचोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसका आंसर आपका क्या है, ए आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन सा राजस्थान आपके उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा है, ऐसा प्रश्न भी आपसे क्या है, पूछा जा रहा है। तो आपको ये चीजें क्या है, याद रखनी होगी। क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी कि ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे। अब क्या है, कासलीवाल को नियुक्त किया गया है। बी एस चौहान साहब भी थे, ए के माथुर साहब थे, लेकिन आपके लाहौटी जी आपके क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। कौन, ए के लाहौटी जी, आपके आर सी लाहौटी जी है, ये नहीं रहे हैं। अगला क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन सा राजस्थान सरकार में आपके मंत्री के पद पर भी रहा। देखो ये भी आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि कौन सा आपके मंत्री के पद पर रहा है, ऐसा प्रश्न भी आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। तो आपके जस्टिस मोहम्मद यामीन, सूरज नारायण डीडवाणिया, जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस यादराम मीणा। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस आपके फारूक हसन है। ये आपके राज्य मंत्री के पद पे भी रहे हैं, राजस्थान सरकार में आपके राज्य मंत्री के पद पे भी रहे हैं जस्टिस फारूक हसन। अगला प्रश्न क्या है कि आपके उच्च न्यायालय के क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद से त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये आपका त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। किसको, राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों के पदों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत है, तो 50। कितनी है भाई, 50। और ये पद स्वीकृत कितनी संख्या होगी, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है हाईकोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में आपके संसद अधिनियम बना के आपके डिसाइड करती है। अगला आपका क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, वह अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। आपको मालूम है कि ये तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है। 1 और 2 आपका कहाँ सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या है, ये आंसर, ये आरपीएससी के द्वारा प्रश्न
प्रश्न पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देख के फिर आप तैयारी करोगे, जो मैंने कंटेंट दिया आपको लगेगा कि रियली में आपके क्या है वो कंटेंट है, तो दोस्तों के साथ में स्टेट एकेडमी को शेयर कर दो भाई, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन, हमने देखा था आर्टिकल 226 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल आपका जो 226 है इसके तहत आपके क्या उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिटें होती है ये जारी, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये सुप्रीम कोर्ट आपके आर्टिकल 32 के तहत, कितना, आर्टिकल 32 के तहत आपके क्या है रिट जारी कर सकता है, ये याद रखना। अगला क्या है कि किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया, सत्यनारायण राव समिति आपके इसकी सिफारिश पर आपके क्या है, आप कहेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की आपके क्या है जयपुर पीठ को 1958 में समाप्त कर दिया। लेकिन आपके 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं, और आदेश जारी करके वो आपके क्या है जयपुर पीठ की स्थायी आपके क्या है उसको आपके क्या है वापस कर दिया जाता है, और वो क्या होती है 31 जनवरी, आप कहेंगे 31 जनवरी 1977 को वापस कार्य करना शुरू कर देती है। और अगला क्या है कि आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि ये भी आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि कौन सा अन्य नहीं रहा है। आपके राजेश बालिया, आपके प्रकाश टाटिया, आपका एन माथुर और नगेंद्र कुमार जैन है। क्या पूछा, न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के आपके क्या है मुख्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है। तो अन्य न्यायालयों के अंतर्गत मतलब जैसे इलाहाबाद हो गया, एमपी वाला हो गया, तो इसमें कौन नहीं रहा है, तो आप कहेंगे ये नहीं रहे हैं, एन आपके माथुर साहब है, ये नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके हाईकोर्ट वाली जो सीरीज थी 75वें स्थापना दिवस, प्लेटिनम जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित जितनी जानकारी मैं दे सकता था आपको, मैंने जो कंटेंट पे काम किया है वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो आरपीएससी ने पूछे वो मैं लेके आया ताकि आपको ये पता चले कि क्या पूछ रहा है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि ये यदि कंटेंट अच्छा लगा है तो आरएस की वैकेंसी आने वाली है, और भी वैकेंसी आएगी जहाँ पे राजस्थान पॉलिटी का पोर्शन है वहाँ पे प्रश्न आएंगे। तो इस कंटेंट को रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, ये आपको 3-4 बार सुन लोगे तो काम हो जाएगा आपका। और दूसरा अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है, बिना 1 लाख रुपए हुए लिए यहाँ पे कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। साथ ही आपको क्या है ऐसे नहीं आती, हाईकोर्ट के ऊपर आपके 4-5 दिन क्लास चलेगी, आपको क्या है 1-1.5 घंटे में काम हो गया, इससे आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इससे क्या समय की बचत होती है, पैसों की बचत होगी। दूसरा, बुक बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जो पीडीएफ है कोई बुक बंडल की आवश्यकता नहीं है, इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ पे मिल जाएगी, आप कहेंगे इसकी पीडीएफ स्टेट एकेडमी का जो आपके क्या है टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। लिंक आपको शेयर कर किया हुआ है पहले भी दूसरे आपके वीडियो के अंदर। तो इसको आपको क्या है स्टेट एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।